हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टडी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नीट बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप पिछले कुछ साल के पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे इस चैप्टर से लगभग हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और साथ ही साथ ये चैप्टर बहुत ही इजी और स्कोरिंग भी है। सो ऐसे चैप्टर को हम कैसे मिस आउट कर सकते हैं? इसीलिए जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डील करने वाले हैं। So without wasting much time, let's get started. तो भाई बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम ही है द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चैप्टर को बिगिन करने से पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर मॉर्फोलॉजी हम कहते कैसे हैं। सो मॉर्फोलॉजी बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल अपीयरेंस या उसके स्ट्रक्चर्स की स्टडी को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस और स्ट्रक्चर है वो सभी में लगभग सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होगा, राइट? यानी कि अगर आप सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक प्लान देखेंगे, खास करके ह्यूमन बींग का सपोज, तो आपको देखने को मिलेंगे उनके पास 2 आर्म्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, 2 आंखें होती हैं उनके पास ना, 2 आईज आर देयर, 2 ईयर्स होते हैं, एक नोज, एक माउथ, 2 लिप्स और जनरल फीचर्स। ओके, सो ये सभी के सभी जो फीचर्स होते हैं दे फॉर्म द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। बट अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के केस में भी आपको कुछ ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे जो उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं और वो बनाते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी को। तो कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्लांट है? तो ऑब्वियसली वहां आपको देखने को मिलते हैं कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और ये सभी के सभी स्ट्रक्चर एक प्लांट की मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम इन सभी प्लांट पार्ट्स को डिटेल में डील करने वाले हैं। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट के साथ, दैट इज रूट। तो बच्चों, जब भी हम किसी रूट के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि वो प्लांट पार्ट जो कि नॉन ग्रीन है, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, और साथ ही साथ वो सॉइल सरफेस के बिलो देखने को मिलता है। तो अगर ये सॉइल सरफेस है तो जो रूट्स हैं दे विल बी फाउंड बिलो द सॉइल सरफेस, isn't it? So this is what is represented by the root. ओके, अगर हम बात करते हैं रूट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? तो भाई मैंने आपको बोला था ट्रॉपिक मूवमेंट्स के केस में जो अगर किसी प्लांट पार्ट की ग्रोथ उसी फोर्स के डायरेक्शन में हो रही है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव मूवमेंट। देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट की, तो समझिए जियो मतलब मैंने आपको वर्ड रिलेट करना सिखाया था विद ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम पढ़ते थे अर्थ के बारे में, और अर्थ पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स, इजंट इट? सो अगर इस प्लांट पार्ट की ग्रोथ जो है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो, ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है? हमेशा डाउनवर्ड्स, और रूट्स की जो ग्रोथ होती है वो भी आपको हमेशा डाउनवर्ड देखने को मिलेगी, isn't it? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये उस फोर्स के डायरेक्शन में ही ग्रो कर रहे हैं ना, एंड दैट इज व्हाई दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, isn't it? ओके, अगर हम बात करते हैं वर्ड हाइड्रोट्रॉपिक की, तो दे आर ऑल्सो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। अगर आप हाइड्रो वर्ड से रिलेट करें तो हाइड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू वाटर, तो इसका मतलब यहां पर जो फोर्स एक्ट करने वाला है इनके केस में दैट विल बी वाटर। तो यानी कि ऐसे प्लांट पार्ट्स ऑब्वियसली विल ग्रो टुवर्ड्स द वाटर सोर्स, तो जहां भी इनको वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे रूट्स उनकी तरफ ग्रो करते हैं। ओके, तो दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। और अपने नेक्स्ट फीचर देखें तो दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब यानी कि फोटो वर्ड अगर आप समझ लेते हैं तो फोटो वर्ड रिलेट करता है टू द लाइट, isn't it? यानी कि ये लाइट सोर्स जो कि होता है ऑब्वियसली सन, ओके, और सन कहाँ प्रेजेंट है? अबव, isn't it? तो यानी कि ये जो प्लांट पार्ट्स हैं दैट इज द रूट, वो लाइट के सोर्स यानी कि सन से अवे ग्रो करते हैं, यानी कि सन के डायरेक्शन में ग्रो नहीं करते हैं बल्कि अवे यानी कि डाउनवर्ड्स, ओके, ग्रो करेंगे।
इसीलिए दे आर गोइंग टू बी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और ये सारे टर्म्स भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे, राइट? ओके, अब हम फाइनली देख लेते हैं द चीफ फंक्शन ऑफ द रूट्स। तो रूट्स के जो चीफ फंक्शन है दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ओके, तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके प्लांट्स पार्ट तक को पहुंचाना, दैट इज व्हाट इज द चीफ फंक्शन ऑफ द रूट। तो चलिए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स। सो कितने टाइप के रूट सिस्टम आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे? देयर विल बी 3 टाइप्स। तो चलिए एक एक करके सारे रूट सिस्टम्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला रूट सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द टैप रूट सिस्टम। ओके, सो टैप रूट आपको बेसिकली किससे डेवलप होता हुआ दिखेगा? तो अगर आप प्लांट के एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर को जानते हैं तो आपने एक रेडिकल नाम का स्ट्रक्चर तो सुना ही होगा, रेडिकल और प्लूम्यूल, याद है आप सबको? सो प्लूम्यूल आपको पता हो तो दैट यूज्ड टू गिव राइज टू द शूट सिस्टम और रेडिकल गिव राइज करता था टू द रूट सिस्टम। तो सपोज मैं एक डायकॉट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर बना देता हूं, तो सपोज दीज आर द 2 कॉटिलेडन्स और यहां पर आपको 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये एम्ब्रायोनल एक्सेस है। तो यहां पर दिस विल बी द प्लूम्यूल और ये है द रेडिकल। ओके, सो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से, यानी कि रेडिकल जो है वो डायरेक्टली इलोंगेट करता जाएगा, लंबा होता जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म द प्राइमरी रूट ऑफ द टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है ऑफ द रेडिकल, उससे बनता है एक प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट यानी कि वो रूट जो कि डायरेक्टली रेडिकल से ही डेवलप हुआ है। ओके, सो प्राइमरी रूट जो है टैप रूट्स के केस में आपको हमेशा परसिस्टेंट दिखाई देगा और वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है थ्रू आउट द प्लांट लाइफ। ओके, सो ये रहा सपोज द प्राइमरी रूट। अब ये प्राइमरी रूट जैसे जैसे ग्रो कर रहा होता है वैसे वैसे यहां पर लेटरली ब्रांचेस देते जा रहा होता है। तो ये ब्रांचेस जो इसमें से यानी कि प्राइमरी रूट से डेवलप हो रही हैं, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द सेकेंडरी रूट्स। तो दीज आर गोइंग टू बी द सेकेंडरी रूट और ये हमारा जो सेंट्रल है दैट इज द प्राइमरी रूट। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। और फर्दर ये सेकेंडरी रूट्स भी फर्दर ब्रांचेस देंगी टू गिव राइज टू द टर्शरी रूट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द टर्शरी रूट्स। तो बेसिकली प्राइमरी रूट डेवलप हुआ डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल। ओके, अब इस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी रूट से टर्शरी रूट्स डेवलप होते हैं एंड टर्शरी रूट से आपको फाइनली रूट हेयर्स डेवलप होते हुए दिखते हैं जो कि वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो बेसिकली कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जहां पर ये जो लॉन्ग पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज द प्राइमरी रूट और ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होता है। ओके, बिकॉज ये डेवलप करता है डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल। बाकी आपको प्राइमरी रूट की ही ब्रांचिंग से सेकेंडरी रूट देखने को मिल रहे हैं। सी, ये वाला एक सेकेंडरी रूट है इजंट इट, जो कि प्राइमरी रूट से ही डेवलप हो रहा है और इन सेकेंडरी रूट की भी अगर सपोज फर्दर ब्रांचिंग हो जाए तो डेवलप होता है द टर्शरी रूट। ओके, सो डू रिमेंबर टैप रूट सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। और टैप रूट सिस्टम में आपको ये बेसिकली देखने को मिलता है इन मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स। तो रिमेंबर टैप रूट सिस्टम एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स। ओके, तो ये डाइकॉट्स में आपको बहुत ही प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टाइप के रूट सिस्टम की दैट इज व्हाट वी रिफर टू एज द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ऐसा रूट सिस्टम आपको कैसा दिखाई देगा? अब फाइब्रस वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं जहां पर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, इजंट इट? सो ऐसा जो रूट सिस्टम है उनके केस में जो प्राइमरी रूट होता है यानी कि वो रूट जो रेडिकल से डेवलप होता था वो बहुत ज्यादा वो थ्रू आउट द प्लांट लाइफ नहीं प्रेजेंट होता है, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है यानी कि बहुत लंबे समय तक वो जीता नहीं है और कुछ टाइम के बाद वो डीजेनरेट हो जाता है। अब डीजेनरेट होने के बाद क्या होगा? तो प्लांट के अब्जॉर्प्शन छोड़ देगा क्योंकि रूट ही डेवलप नहीं हुआ है, तो इसका मतलब प्लांट वाटर को कैसे अब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सॉइल। तो इस केस में जो स्टेम की बेस होती है उधर से आपको कुछ रूट्स डेवलप होते हुए देखते हैं और उन रूट्स को हम कहते हैं द फाइब्रस रूट्स, राइट। सो यहां पर प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होगा और वो सून रिप्लेस हो जाता है बाय नंबर ऑफ रूट्स जो कि कहां से अराइज करते हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको यहां देखने को मिल रहा है। सी, सो फाइब्रस रूट कैसे आपको ना यहां पर जो इनका प्राइमरी रूट था दैट वाज वेरी स्मॉल, वो
शॉर्ट लिव था और बहुत ही स्मॉल था, और साथ ही साथ कुछ समय के बाद वो डीजनरेट भी हो जाता है। एंड स्टेम की बेस से आपको इतने सारे रूट्स जो डेवलप करते हुए दिख रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसीलिए वी कॉल इट द फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, और ये प्रोमिनेंट फीचर आपको देखने को मिलता है इन मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। सो टैप रूट सिस्टम ज्यादातर डाइकॉट्स में देखने को मिलेगा, और फाइब्रस रूट सिस्टम मोस्टली इन केस ऑफ मोनोकॉट देखने को मिलता है। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अपना थर्ड टाइप ऑफ रूट, दैट इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो ऐसे रूट जो हैं वो अराइज करेंगे फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अदर दैन रेडिकल। तो मैंने आपको जब टैप रूट और फाइब्रस रूट पढ़ाया था, तो मैंने कहा था जो प्राइमरी रूट होता है वो डायरेक्टली अराइव करता था फ्रॉम द इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। ओके, और इसलिए उनका जो सोर्स है ओरिजिन का वो रेडिकल है। बट ऐसा रूट जो रेडिकल से डेवलप ना हो कि किसी और अदर प्लांट पार्ट से डेवलप हो रहा हो, उनको हम बुलाएंगे एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, सो एडवेंटिशियस रूट्स कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम, किसी स्टेम की नोड से या कभी किसी लीफ के मार्जिन पे आपको डेवलप होते हुए देख सकते हैं। ओके, तो ये आपको अबव और बिलो द ग्राउंड दोनों ही जगह पर देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज आगे आप पढ़ेंगे कि स्टेम्स भी अंडरग्राउंड स्टेम भी होती हैं, जहां पर आपको ये देखने को मिल सकते हैं डेवलप होते हुए। ओके, और ये आपको कुछ मोनोकॉट्स में, कुछ डायकॉट्स में और कुछ टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द रीजन्स ऑफ रूट्स। तो भाई अगर हम रूट की टिप को क्लोजली एनालाइज करें तो आपको वहां पर कुछ रीजन्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो रीजन्स, आइए डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला रीजन आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ रूट्स, वो हमेशा सबसे टिप पर प्रेजेंट होगा, यानी कि इट विल बी प्लेस्ड टर्मिनली। तो रूट की टिप पे आपको सबसे आखिर में जो एक पोर्शन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द रूट कैप। ओके, देन वी हैव, यानी कि रूट कैप के जस्ट ऊपर आपको एक जोन देखने को मिलेगा ऑफ सेल्स, जो कि कहलाता है द मेरिस्टेमेटिक जोन। अब मेरिस्टेमेटिक जोन से आप यहां पर रिलेट कर सकते हैं कि यहां पर प्रेजेंट होने वाले हैं कुछ ऐसे सेल्स जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि यहां पर डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं इस जोन के ऊपर के सेल्स की, तो वो बनाता है द जोन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर जो लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है वो कहलाते हैं द जोन ऑफ इलोंगेशन। तो भाई वो जो सेल्स हैं वो डेवलप हुए हैं उन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल से जो नीचे थे। ओके, बट उन सेल्स में उनका जो वैक्यूलर कंटेंट है वो बढ़ने लगता है। अब वैक्यूल का कंटेंट बढ़ने लगेगा तो ऑब्वियसली सेल का साइज वो इलोंगेट होने लगेगा, इजंट इट? तो यानी कि यहां पर जो प्रेजेंट सेल्स हैं दे आर गोइंग टू बी लार्जर इन देयर साइज। ठीक है, और फाइनली इस जोन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर आपको एक और जोन देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड द जोन ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि यहां पर जो इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट थे वो अब ग्रेजुअली डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर लेंगे और एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, एंड दे विल फॉर्म डिफरेंट टिश्यू सिस्टम्स ऑफ द रूट। तो आइए इन सारे के सारे जोन्स को हम एक डिटेल एनालिसिस के साथ समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने पहले रीजन के साथ, दैट इज कॉल्ड द रूट कैप। सो रूट कैप बेसिकली आपको देखने को कहाँ मिलता है, तो देखिए यहां पर एक सेक्शन ऑफ योर रूट देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देखेंगे सबसे जो टर्मिनल पोजीशन है वहां पर आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। टर्मिनल पोजीशन यानी कि जो टिप, तो यहां पर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज द रूट कैप। ओके, सो रूट कैप जो है वो बेसिकली एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रूट की एपेक्स यानी कि रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। ओके, सो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? थिम्बल बेसिकली एक प्रोटेक्टिव शील्ड होता है जो कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम फिंगर पे पहनते हैं, ताकि जब हम सुइंग कर रहे होते हैं उस टाइम पर हमारी फिंगर जो है वो नीडल से पंक्चर ना हो जाए। ओके, तो बेसिकली वो एक अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर है जो कि हम ऊपर से पहन लेते हैं ओवर द फिंगर। ठीक है, तो सिमिलरली ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैप की तरह रूट की टिप पे ऐसे फिक्स हो जाता है ताकि वह रूट के कुछ सेंसिटिव सेल्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम डैमेज। तो कौन से हैं वो सेल्स जिनको ये डैमेज से बचाता है? दोज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड द रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो रूट एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली रूट की एपेक्स पे प्रेजेंट कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे और रूट को डीपर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीजन विच इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या इसको हम मेरिस्टेमेटिक जोन भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था, ये आपको
रूट कैप के ऊपर वाला रीजन देखने को मिलेगा। सो अगर ये रूट कैप ये है तो ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब यहां पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो दे विल बी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करके अपने अबव और बिलो दोनों ही डायरेक्शन में सेल्स को ऐड कर रहे हैं ताकि इनकी एडिशन ऑफ सेल से ही रूट की ग्रोथ हो सके। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ इन सेल्स की खासियत क्या होती है, क्योंकि इनको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करनी है यानी कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है, तो ऐसे सेल्स का आपको जो साइज है वो हमेशा स्मॉल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका जो सेल वॉल है दैट विल बी थिन एंड प्लस इनके पास आपको डेंस प्रोटोप्लाज्म भी देखने को मिलता है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ऑलवेज ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स और द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट रीजन विच इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। सो पहली चीज, ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है इसे हम बुलाते भी थे द जोन ऑफ इलोंगेशन, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस रीजन ऑफ इलोंगेशन इज प्रेजेंट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो सबसे नीचे था रूट कैप, उसके ऊपर आया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और उसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा द रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में आपको पता था ना, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में वो सेल्स प्रेजेंट थे जो कि एक्टिवली डिवाइड करके अपने अबव और बिलो सेल्स ऐड करते थे। सो उन्हीं जो सेल्स जो कि अबव डेवलप हुए थे ओवर द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन, वो सेल्स उनका जो वैक्यूलर कंटेंट है वो साइज में बढ़ने लगेगा, और उनका वैक्यूल का साइज अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सेल की जो लेंथ है वो इलोंगेट होने लगेगी। ओके, और वो सेल्स फाइनली फॉर्म करेंगे द रीजन ऑफ इलोंगेशन, राइट। तो यानी कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से डेवलप हुए सेल का जो साइज है ऑफ द वैक्यूल वो इंक्रीज करने लगता है एंड दे डेफिनेटली विल फॉर्म दिस रीजन ऑफ इलोंगेशन। और सिंस अगर सेल्स की लेंथ इंक्रीज करती है तो ऑब्वियसली रूट की भी लेंथ इंक्रीज करने लगेगी, इससे जो रूट है उसकी लेंथ में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एंड फाइनली वी हैव द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली अबव द जोन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि ये है वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो कि इलोंगेशन रीजन के ऊपर देखने को मिलेगा। और बेसिकली जो यहाँ पर रीजन ऑफ इलोंगेशन के सेल्स से वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिफरेंशिएट करके अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, और जब भी कोई सेल या कलेक्शन ऑफ सेल कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तो दे फॉर्म द डिफरेंट टिश्यू सिस्टम्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन। ओके, तो इसका मतलब यहां पर भी आपको कुछ ऐसे सेल्स देखने को मिलेंगे दैट विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म द वेरियस टिश्यू सिस्टम्स, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और साथ ही साथ द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तो आप जानते हैं दे विल फॉर्म द एपिडर्मिस ऑफ द रूट। साथ ही साथ जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है दैट विल फॉर्म द 3 रीजन्स इन द रूट। कौन कौन से हैं वो रीजन? द वेरी फर्स्ट रीजन वुड बी द कॉर्टेक्स, देन इट विल बी the pericycle, and lastly बनता है इससे the pith। so ये 3 रीजन डेवलप होते हैं फ्रॉम द ग्राउंड टिश्यू, ये फॉर्म भी करते हैं द ग्राउंड टिश्यू। ओके, एंड लास्टली वी हैव द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिससे कि डेवलप होते हैं ऑब्वियसली, जो कि रिप्रेजेंट होता है बाय जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एपिडर्मल रीजन की, सो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं रूट के, उन्हीं सेल में से आप देखेंगे कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशन डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं कुछ सेल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ऑफ द रूट एपिडर्मिस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशन देखने को आपको मिल रहा है। सो दीज आर सपोज द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट। और देखिए यहाँ पर ये जो हेयर लाइक एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रूट हेयर। तो रूट हेयर का डेवलपमेंट आपको कहां से देखने को मिला? फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। और एपिडर्मल सेल कहां से डिफरेंशिएट होते थे? फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सो रिमेंबर, रूट हेयर का ओरिजिन कहां से होगा? बेसिकली फ्रॉम विच रीजन? द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रिमेंबर, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और रूट हेयर का फंक्शन तो आप सभी जानते हैं, वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है? तो नॉर्मली आप समझिए, जैसे रूट का मेन चीफ फंक्शन क्या होता है? टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। बट रूट्स जो हैं वो सेवरल अदर फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि दे कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड,
साथ ही साथ ये सपोर्ट में भी हेल्प कर सकते हैं टू द प्लांट, एंड साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फंक्शन इनको परफॉर्म करना है, ये 3 टाइप की ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं एज द मॉडिफिकेशंस। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हमको देखने को मिलेगी दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज रूट। तो स्टोरेज रूट ऑब्वियसली यहाँ पर आपको फंक्शन दिख ही रहा है कि ये फूड को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, देन वी हैव रूट्स फॉर सपोर्ट। तो ऐसे रूट्स का मेन फंक्शन क्या होगा कि ये प्लांट को सपोर्ट दें। ओके, एंड लास्टली ऐसे रूट्स भी प्रेजेंट है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं द रेस्पिरेटरी रूट्स, जिनमें आप कॉमनली देखते हैं द न्यूमैटोफोर्स। ओके, आइए इन सारी मॉडिफिकेशंस को हम एक एक करके डील करते हैं। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपने पहले मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज रूट्स। तो स्टोरेज रूट ऐसे जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्टोर द फूड, और वो स्टोर करते हैं फूड को किस फॉर्म में, एज कार्बोहाइड्रेट। और सिंस ये फूड को स्टोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको स्वेल्ड अप नजर आएंगे, दैट मीन्स दे विल बी स्वोलन। ओके, और देखते हैं कितने टाइप के आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द स्टोरेज रूट्स। तो देखिए इनके शेप के बेसिस पे दे कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स, जैसे कि फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कोनिकल रूट। सो कोनिकल रूट ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, ये जो रूट है दैट विल बी कोन शेप्ड। ओके, और ये बेस्ट एग्जाम्प्लीफाई होता है बाय कैरेट। सो कैरेट को अगर आप देखेंगे सो दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कोनिकल रूट। Okay, then we have the next one which is the fusiform root. तो fusiform root as the name suggests, इनका जो shape होगा that will be spindle shaped. तो basically ये represent करेंगे the spindle shaped roots. और spindle shaped roots आपको देखने को मिलते हैं in case of the radish. Okay, तो मूली सभी ने खाई है ना, that is going to be representing the fusiform roots. Okay, और definitely next one is going to be the napiform root. तो देखिए napiform root बेसिकली उन रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर जो फूड स्टोरेज वाला रीजन है दैट विल बी आइदर स्फेरिकल और सब स्फेरिकल। तो ये आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ टर्निप। तो यहां पर देख रहे हैं आप, ये जो स्टोरेज वाला रीजन है ये आपको स्फेरिकल सा दिखाई दे रहा है या सब स्फेरिकल सा दिखाई दे रहा है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। सो यहां पर आपको ना एक्चुअली ये जो स्टोरेज रीजन है दिस इज द हाइपोकोटाइल ऑफ द रूट। सो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, in case of turnip. Then we have next one which is called the tuberous root. So tuberous root की क्या खासियत होती है, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, तो they are irregular in their shape, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर द स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो आपने सभी ने खाए होंगे ना, तो ऑब्वियसली इनका कोई फिक्स शेप आपको देखने को नहीं मिलता है, सो दे आर गोइंग टू बी द ट्यूबरस रूट्स। एंड लास्टली वी हैव फैसिकुलेटेड रूट्स। तो फैसिकुलेटेड रूट बेसिकली ट्यूबरस रूट की तरह ही होते हैं, दे आर इररेगुलर इन देयर शेप, बट ये ना आपको ग्रुप्स या क्लस्टर्स में ग्रो करते हुए दिखते हैं, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्पैरेगस। तो ये कुछ ऐसे से आपसे दिखाई देंगे। सो सपोज ये एक रूट है, ओके, दिस इज अनदर, इस तरीके से। So, इस तरीके से क्लस्टर में ग्रो करते हुए दिखते हैं, एंड द बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर वुड बी एस्पैरेगस, जिसको कि हम कॉमनली हिंदी में बुलाते हैं शतमूल, या फिर है ना आप इसको शतावरी भी बुलाते हैं। सो दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। तो फैसिकुलेटेड रूट का बेस्ट एग्जांपल वुड बी एस्पैरेगस। आई होप all these modification of storage roots are clear to all of you. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट मॉडिफिकेशन फॉर रूट्स, दैट इज द रूट्स फॉर सपोर्ट। सो इसमें आपको देखने को मिलते हैं दो टाइप की मॉडिफिकेशन, वन इज द प्रॉप रूट्स एंड द अदर इज कॉल्ड द स्टिल्ट रूट्स। तो प्रॉप रूट्स का केस अगर हम पहले लेते हैं तो देखिए ऐसे रूट्स जो हैं वो हमेशा किसी भी प्लांट की जो ये ब्रांचेस होती हैं उनमें अराइज करते हुए दिखेंगे। तो दे विल बी अराइजिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, एंड ये हमेशा ग्रो करेंगे डाउनवर्ड्स, और ये डाउनवर्ड्स ग्रो करते हैं टू रीच टू द सॉइल, और रीच करने पर ये सॉइल में अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, एंड फाइनली ये सपोर्ट देते हैं टू द एंटायर ट्री और द प्लांट। सो ये बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ द बैनियन ट्री। तो बैनियन ट्री में अक्सर आपने वो जो लटकते हुए स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, दे आर नॉट द ट्रंक, दे आर द रूट्स बेसिकली, और ये अराइज कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम द ब्रांचेस, ओके, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो कर रहे हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि ये सॉइल में जाके अटैच हो जाते हैं तो इस पूरे बड़े से प्लांट को या इस ट्री को सपोर्ट देते हैं। और सिंस ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसा दिख रहा होगा जैसे कि बहुत सारे पिलर्स खड़े हुए हैं टू सपोर्ट दिस प्लांट, ओके, तो इसीलिए इन रूट्स को हम बुलाते हैं द पिलर रूट्स ऑल्सो।
ठीक है। एंड बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बोल ही दिया है, दैट इज ऑफ अ banyan ट्री। देन वी हैव द स्टिल्ट रूट्स। तो स्टिल्ट रूट्स बेसिकली वो रूट्स होते हैं जो कि किसी भी स्टेम की लोअर नोड से, यानी कि वो नोड्स जो कि सबसे लोएस्ट हो इन पोजीशन, उनसे अराइज करते हैं। और ऐसे रूट्स जो होते हैं ये हमेशा ऑब्लिकली ग्रो करते हैं। और ऑब्लिकली ग्रो करने यानी कि ऐसे ऑब्लिक में ग्रो करेंगे और वर्ल्स में ग्रो करते हैं, यानी कि सर्कुलर फैशन में। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सपोज मेन स्टेम थी प्लांट की, तो यहाँ ना इसकी लोअर नोड से आपको कुछ ऐसे रूट्स नजर आ रहे हैं जो कि ऐसे देखिए ऑब्लिकली ग्रो कर रहे हैं और सर्कुलर फैशन में ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे रूट्स कहलाते हैं द स्टिल्ट रूट्स। और इनका फंक्शन भी होगा टू ऑब्वियसली सपोर्ट द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट, सीधा खड़े रहने के लिए, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ मेज एंड शुगर केन। सो डू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स, ओके। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, दैट इज रेस्पिरेटरी रूट्स, यानी कि ऐसे रूट्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। तो बेस्ट एग्जाम्पल जो हमको यहाँ पढ़ना है दैट वुड बी ऑफ न्यूमैटोफोर्स। सो न्यूमा वर्ड जब भी रिलेट होता है, मैंने आपको बोला था ऑलवेज रिलेट कर लीजिए इसको विथ लंग्स। और लंग्स में क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर भी इसका मेन फंक्शन क्या होगा, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। तो देखिए ये जो रूट्स होते हैं दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स। तो न्यूमैटोफोर्स जो हैं दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी, ये अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो करेंगे, दैट मीन्स दे विल ग्रो अपवर्ड्स, ओके। सो ऐसे वाले रूट देखिए यहाँ पर इस फिगर में आपको कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सॉइल के सरफेस के ऊपर ग्रो करती हुई दिख रही हैं। दीज आर नथिंग बट द न्यूमैटोफोर्स, ओके। सो न्यूमैटोफोर्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स हैं। ये आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द मैंग्रोव ट्रीज, ओके, जो कि मार्ची एरियाज में ग्रो करती हैं, जहां पर अक्सर वाटर लॉक्ड कंडीशन देखने को मिलेगी, हाई सेलाइन कंडीशन देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ वहां ना आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है इन द सॉइल, दैट मीन्स सॉइल के अंदर एनारोबिक कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो देयर विल बी एनारोबिक कंडीशन इनसाइड द सॉइल। अब भाई रूट्स को भी तो रेस्पायर करना है, तो डेफिनेटली जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इनसाइड द सॉइल, सो दे विल ग्रो अपवर्ड, ओके। तो वो सॉइल के सरफेस से ऊपर ग्रो करते हैं टू कम आउट इन कॉन्टैक्ट विद एटमोस्फेयर। और जब वो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे रूट्स जो हैं वो पोजेस करते होंगे टाइनी पोर्स ऑन देम। तो इनके पास वो जो पोर्स है ना वो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द एटमोस्फेयर। तो यानी कि दीज टाइनी पोर्स विल हेल्प दीज पर्टिकुलर प्लांट्स टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग द न्यूमैटोफोर्स। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की जिसमें आपको न्यूमैटोफोर्स देखने को मिलेंगे, दैट विल बी ऑफ राइजोफोरा, ओके। सो डू रिमेंबर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं वर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज गोइंग टू बी द स्टेम, ओके। तो स्टेम रिप्रेजेंट करता है द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि प्रेजेंट है अबव द सॉइल सरफेस और वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करता है, ठीक है, ओके। जनरली आप देखेंगे जब ये यंग होते हैं ना तो स्टेम यूजुअली आपको ग्रीन देखने को मिलेगी, बट एज सुन एज यू नो द प्लांट ग्रोज एंड मैच्योर्स, वो आपको स्टेम जो है उसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। अक्सर वो आपको डार्क ब्राउन देखने को मिलेगी और वो थोड़ी वुडी होती जाएगी, ठीक है। तो इट टर्न्स वुडी एंड डार्क ब्राउन व्हेन इट मैच्योर्स। फिर अगर हम बात करते हैं इनके ओरिजिन की, तो स्टेम डेवलप होता है फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो, ओके। तो एम्ब्रायो जर्मिनेटिंग सीड जो होती है उसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है और उस एम्ब्रायो का एक रीजन होता है विच वी कॉल एज द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल गिव राइज करता है टू द शूट सिस्टम, याद है ना आप सबको, और रेडिकल डेवलप करता था इनटू द रूट सिस्टम। बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेम, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लूम्यूल को कंसीडर करेंगे, ठीक है, ओके। अगर हम याद रखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर को ऑफ द स्टेम, तो आपको याद रखना पड़ेगा द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो भाई नोड्स और इंटरनोड्स होते क्या हैं? नोड्स वो रीजन होते हैं एक स्टेम के जहां से आपको लीफ अराइज करती हुई मिलती है। तो लीव्स जहां से ग्रो करती हैं दैट इज द पॉइंट विच वी रेफर टू एज नोड्स। और दो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है वी कॉल इट इंटरनोड्स। आइए समझ लेते हैं इसको इस फिगर से। तो सपोज ये एक स्टेम है और स्टेम में आपको यहाँ पर लीव्स अराइज करती हुई दिख रही हैं। तो जिन पॉइंट्स पे आपको लीव्स अराइज करती हुई दिख रही हैं, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट एंड दिस वाला पॉइंट जहां से ये लीफ और ये लीफ अराइज कर रही हैं, they are representing the nodes, okay. So this is one node, this is the another node, okay. So this is also a node. और दो nodes के बीच का जो region है, that means this region is going to represent an internode, ठीक है। So nodes और internode का present होना एक stem का characteristic feature होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। Then we have
ओके, इट ऑल्सो बेयर्स बड्स। तो स्टेम पर आपको बड्स भी देखने को मिलती हैं, विच कैन बी टर्मिनल और कैन बी एक्सिलरी। तो बड्स प्रेजेंट होती हैं ऑन द स्टेम, जो कि आपको स्टेम की हो सकता है टिप पर देखने को मिले। सपोज मैं इसको हाइपोथेटिकली ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सपोज ये एक स्टेम है जिसकी टिप पर आपको एक बड देखने को मिल रही है। सो सिंस इट इज प्रेजेंट एट द टिप, तो ये बड कहलाएगी द टर्मिनल बड। और एक टाइप की बड होती है जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड, वो डेवलप करती है इन द एक्सिल। अब एक्सिल क्या होता है? एक्सिल इज अ स्पेस जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द स्टेम और लीफ। तो सपोज अगर ये स्टेम जा रही है और यहां से एक लीफ निकल रही है, सो ये लीफ और स्टेम के बीच की जो स्पेस खाली पड़ी है ना, इस स्पेस को हम कहते हैं एक्सिल। तो मान लीजिए ये सपोज ये जो स्टेम जा रही है और ये लीफ अराइज कर रही है इधर से, इन दोनों के बीच में, यानी कि इस स्टेम और इस लीफ के बीच में जो स्पेस खाली पड़ी थी, इसको हम बुलाते हैं दी एक्सिल। ओके, और एक्सिलरी बड क्या होती है? जो इस एक्सिल में प्रेजेंट है। तो यहां पर ये जो बड आपको देखने को मिल रही है ना, दिस इज दी एक्सिलरी बड। सो डू रिमेंबर दिस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेम से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो आइए बच्चों डिस्कस भी कर लेते हैं द फंक्शंस ऑफ स्टेम्स। तो स्टेम्स बेसिकली क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं? सबसे पहले जो स्टेम्स होती हैं उन पे प्रेजेंट होती है ब्रांचेस, राइट? और वो ब्रांचेस स्प्रेड करके बेयर करती हैं क्या? उन पे आपको फ्लावर्स लगते हुए दिखते हैं, फ्रूट्स एंड लीव्स आपको डेवलप होती हुई दिखती हैं, राइट? देन अगर हम बात करें सेकंड फंक्शन की, तो दे विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड साथ ही साथ ये अक्सर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म भी करती हैं। ओके, जो ग्रीन स्टेम है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आल्सो। सो जो भी वाटर रूट्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं उसको हायर मोस्ट प्लांट की टिप तक पहुंचाने के लिए भी या लीफ तक पहुंचाने के लिए भी ऑब्वियसली जो बीच का मीडियम है दैट इज गोइंग टू बी द स्टेम। तो स्टेम का मेन रोल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में भी है, ठीक है? देन वी हैव द थर्ड पॉइंट दैट इज सेइंग कि अक्सर जो स्टेम होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, जैसे रूट्स मॉडिफाई हुए थे ना टू परफॉर्म सेवरल अदर फंक्शंस, वैसे ही स्टेम्स भी मॉडिफाई हो जाती हैं टू परफॉर्म सेवरल अदर फंक्शंस, जैसे कि दे विल आल्सो हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, साथ ही साथ ये सपोर्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड लास्टली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करते हैं। तो आइए इन सारी मॉडिफिकेशंस को एक एक करके डील कर लेते हैं। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं पहली टाइप की स्टेम मॉडिफिकेशन जो कि हमको देखने को मिलती है इन केस ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम्स। सो अंडरग्राउंड स्टेम जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दे विल बी प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड, ठीक है? तो ऐसी स्टेम्स बेसिकली मॉडिफाइड होती हैं फॉर फूड का स्टोरेज करने के लिए, ठीक है? और इनका एक और फंक्शन है दैट इज द हेल्प इन पेरिनेशन। सो पेरिनेशन बेसिकली मतलब होता है टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन, और जब फेवरेबल कंडीशन आए सो दे विल अगेन ग्रो, है ना? और ये जर्मिनेट करके वही पार्ट्स को डेवलप कर सकें, ठीक है? तो पहला मॉडिफिकेशन जो आपको देखने को मिलता है अंडरग्राउंड स्टेम के केस में, वी कॉल देम द राइजोम। तो राइजोम क्या है? राइजोम बेसिकली एक ऐसी अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि है ब्रांच्ड, ओके? तो मान लीजिए सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक ब्रांचेस की यहां से डेवलप होने लगेगी कुछ ऐसे, ओके? फिर आपको कुछ और ब्रांचेस ऐसे डेवलप करती हुई दिखती हैं, और यहां पर आपको प्रेजेंट होती हुई दिखती हैं कुछ ऐसी लाइंस। तो ऐसा सा कुछ एग्जाम्पल इरेगुलरली शेप्ड आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक। आई होप आप सबने अदरक तो देखी ही होगी ना, हल्दी ना देखी हो तो अदरक तो सभी ने देखी है। सो आपको कुछ ऐसी सी, है ना, इरेगुलरली शेप्ड ब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलती है। जिंजर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, रिमेंबर। और कौन सी है वो मॉडिफाइड स्टेम? वी कॉल इट राइजोम। और ये जो लाइंस आपको यहाँ देखने को मिलती है ना ऑन दैट जिंजर, दे रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। क्या होते हैं वो? द नोड्स, राइट? तो यहां पर आपको ये नोड्स देखने को मिल रहे हैं, ये लाइन बनी हुई है, ओके? और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस आप जानते हैं कहलाता है इंटरनोड, ठीक है? सो राइजोम का जो एग्जाम्पल है वो होगा ऑब्वियसली जिंजर एंड टर्मरिक, ओके? सो डू रिमेंबर, आपको यहाँ पर ये बना हुआ दिख भी रहा है, ओके? ठीक है, तो देखिए तो पहला एग्जाम्पल आपका हो गया जिंजर और टर्मरिक का। देन वी हैव द सेकेंड वन विच वी कॉल एज अ कॉम। सो कॉम क्या है? कॉम बेसिकली एक ऐसी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है जो कि एक कंडेंस्ड फॉर्म में आपको दिखती है, और वो स्फेरिकल या सब स्फेरिकल इन अपीयरेंस होगी। सो ये है कॉम, ओके? और ये अक्सर आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ कोलोकेसिया एंड अमोर्फोफेलस। सो कोलोकेसिया सबने खाई होगी, इसको हम कॉमनली बुलाते हैं एज अरबी, ओके? सो दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ अंडरग्राउंड स्टेम, जिससे कि
फॉर इसको हम कॉमनली बुलाते हैं कॉर्न. ओके, सो अरबी विच इज कोलोकेसिया एंड साथ ही साथ एमोर्फोफिलस जिसे हम जमीन कंद बुलाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम कॉर्न. ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज बल्ब. तो बल्ब आपको देखने को मिलता है, आपने बल्ब ऑफ अनियन तो सुना ही होगा ना. तो बल्ब का एग्जाम्पल तो अनियन ही है. ओके, तो इस केस में जो स्टेम होती है इनकी वो हाईली रिड्यूस्ड होती है, बहुत ही छोटी, और वो ना कुछ डिस्क जैसी ही होती है और साथ ही कोनिकल इन अपीयरेंस होती है. तो देखिए कैसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. जैसे आप अगर अनियन को कट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देता है. तो सपोज ये इसका बेस है और सपोज ये एक अनियन का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये जो बेस स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको ऐसे ना ऐसे कोनिकल सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. ये रिप्रेजेंट करता है द हाईली रिड्यूस्ड स्टेम ऑफ द ऑब्वियसली अनियन. ओके, सो यहाँ पर दिस पोर्शन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्टेम जो कि है हाईली रिड्यूस्ड. एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ से ना कुछ ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द रूट्स. और यहाँ पर एक बड होती है जो कि प्रोटेक्टेड होती है बाय सम फ्लैशी लीव्स. ओके, सो बेसिकली ये वाला जो अपीयरेंस है देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ अनियन. सो बल्ब ऑफ अनियन इज गोइंग टू बी अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम. तो स्टेम यहाँ पर रिड्यूस होगी एंड इट विल फॉर्म अ स्लाइटली कोनिकल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, लास्टली वी हैव ट्यूबर. तो ट्यूबर के केस में आपको देखने को मिलता है ओनली जो टिप रीजन होता है ऑफ द स्टेम वो स्वेल हो जाता है बिकॉज वहां पर फूड का एक्यूमुलेशन होगा. ओके, और जो नोड्स होते हैं इन केस में वो उनको हम बुलाते हैं आइज. और ये बेस्ट एग्जांपल देखा गया है इन केस ऑफ पोटैटो. तो पोटैटो सभी खाते हैं और दैट इज अ मॉडिफाइड स्टेम जो कि कहलाता है ट्यूबर. ठीक है, तो आपको ये ट्यूबर दिखाई दे रहा है. ओके, और इनके केस में जो नोड्स होती है ना अक्सर आपको ना ऐसी कुछ लाइंस दिखती हैं ऐसे जिनमें ऐसी बड्स होती हैं. ओके, और ये जो बड्स होती हैं ये कवर्ड होती हैं बाय अ स्केल. तो ऐसे ना ये अपीयर करती हैं लाइक दी आई, इसीलिए इनकी नोड्स को हम बुलाते हैं आई. ओके, तो ट्यूबर जो है दे आर अगेन मॉडिफाइड स्टेम और एग्जांपल याद रखिएगा दैट इज ऑफ पोटैटो. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम विच आर कॉल्ड द एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस. यानी कि यहाँ पर हम उन स्टेम्स की मॉडिफिकेशन को कंसिडर करने वाले हैं जो कि कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट है विद एयर. राइट, ऑब्वियसली एरियल वर्ड आपको रिलेट कर रहा है विद एयर. अभी पिछले ही हमने स्लाइड में उन एग्जाम्पल को डिस्कस किया था जो प्रेजेंट थे ऑब्वियसली अब बिलो द ग्राउंड सर्फेस. राइट, अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में हमने बात की थी. बट यहाँ पर वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दो स्टेम मॉडिफिकेशन जो कि अबव द सर्फेस ऑफ सॉइल प्रेजेंट होंगे. तो पहला मॉडिफिकेशन जो आपको देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड द फाइलोक्लेड. और फाइलोक्लेड फाइलो वर्ड से मैंने हमेशा आपको रिलेट करना सिखाया है विथ लीफ. सो दे हैव समथिंग टू डू विथ लीव्स. अब क्या है तो वो आप गेस कर सकते हैं. ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ दोज प्लांट जो कि पाए जाते हैं इन एरिड रीजन्स. ओके, तो एरिड रीजन यानी कि जहां पर बहुत ड्राई कंडीशंस आपको प्रेवलेंट दिखाई देंगी. देन अगर हम बात करें इनकी स्टेम की मॉडिफिकेशन की तो यहाँ पर इनकी जो स्टेम होती है ना वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है. अक्सर फ्लैटेंड या कई केसेस में आपको ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में भी कन्वर्टेड दिखाई देगी. सो फ्लैटेंड केस आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ ओपोन्शिया. सो अगर आप यहाँ पर इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्लैटेंड से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं ना ऐसे लगभग स्फेरिकल आपको साइड से देखने में दिख रहे हैं बट ये फ्लैटेंड है दोनों तरफ से. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर मॉडिफाइड स्टेम जिन्हें हम बुलाते हैं द फाइलोक्लेड्स. तो दे आर मॉडिफाइड स्टेम. साथ ही साथ यहां पर आपको ये जो स्पाइन्स दिख रहे हैं ना ये स्पाइन्स बेसिकली इनकी लीफ की मॉडिफिकेशन है. सो लीफ इनकी मॉडिफाई हो जाती है इनटू स्पाइन्स ताकि ये अपना ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट कर सके. एंड यहाँ पर जो इनकी स्टेम होती है वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बुलाते हैं द फाइलोक्लेड्स. ओके, और ऑब्वियसली क्योंकि लीफ ने अपना मॉडिफिकेशन कर लिया है ओके, तो फिर ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, इसीलिए ऐसी स्टेम जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो जो स्टेम है यहाँ पर फाइलोक्लेड उसका फंक्शन होगा टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज लीव्स आर नॉट अवेलेबल टू डू दैट. ठीक है, और अक्सर मैंने आपको बोला था फ्लैटेंड स्ट्रक्चर तो आपको ओपोन्शिया के केस में देखने को मिलेगा बट कई बार ये स्टेम मॉडिफाई होती है इनटू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि यूफोर्बिया के केस में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सो डू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स बिकॉज एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, फिर अगर हम देखते हैं सेकंड मॉडिफिकेशन विच इज क्लैडोड्स. तो क्लैडोड्स भी एक तरीके का आपको फाइलोक्लेड ही दिखाई देगा. राइट, ये भी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही सिमिलर होते हैं टू द फाइलोक्लेड बट
डिफरेंस क्या है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। और ये भी फोटोसिंथेटिक है फंक्शन में, जस्ट लाइक द फाइलोक्रेन, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो लीव्स होती है ना वो यूजुअली रिड्यूस हो जाती हैं टू स्केल्स, तो इनका काम प्रोटेक्शन में कन्वर्ट करना हो जाता है। बट तो फिर अगर लीव्स अगर प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करेंगी तो ऑब्वियसली स्टेम को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो ये आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ एस्पैरागस। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की मॉडिफिकेशन को। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम, दैट इज थॉर्न्स, ओके। तो थॉर्न्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर वुडी पॉइंटेड स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स, राइट। तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने को जो मिलते हैं, ये हमेशा इनका काम क्या होगा, ऑब्वियसली दे विल बी हेल्पिंग इन प्रोटेक्शन। और एक्चुअली में आप जानते हैं ये जो थॉर्न्स होते हैं ना, ये एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होते हैं ऑफ स्टेम। सो स्टेम पर जो एक्सिलरी बड होती है ना, याद है एक्सिलरी बड सबको, सो एक्सिलरी बड जो है वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू दी स्ट्रक्चर्स व्हिच वी कॉल एज दी थॉर्न्स। तो देखिए सपोज ये एक्सिल है, यहाँ पर आपको ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ओके, और ऑब्वियसली इनका फंक्शन होगा टू परफॉर्म प्रोटेक्शन, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत ही जितने भी आपको याद आ रहे हैं कांटे वाले पेड़, तो वी हैव सिट्रस, बोगनविलिया एज द एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट्स, जो कि इनके पास आपको थॉर्न्स देखने को मिलेंगे। देन वी हैव द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन दैट इज कॉल्ड द स्टेम टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, टेंड्रिल मतलब समथिंग गोइंग टू बी टेंडर, है ना, कुछ सॉफ्ट से स्ट्रक्चर्स। तो दे आर गोइंग टू बी थिन, डेलिकेट, स्लेंडर स्ट्रक्चर्स जो कि स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, ओके, और ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को बेसिकली टू क्लाइंब। तो आपको ना यूजुअली क्लाइंबर्स के केस में आपको ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि सपोर्ट के लिए किसी सपोर्ट पे ऐसे कॉइल करते जाते हैं, और ये जो बेल होती हैं वो कंटिन्यूसली ऐसे ग्रो करती जाती हैं, ओके, रैप करती जाती हैं सपोर्ट के। सो मॉडिफिकेशन ये भी होते हैं ऑफ द एक्सिलरी बड, तो यानी कि थॉर्न्स एज वेल एज टेंड्रिल बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बड्स ऑफ द स्टेम। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, सो दे आर गोइंग टू हेल्प इन क्लाइंबिंग, एंड एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपको ये गर्ड्स में देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से गर्ड्स में देखने को मिलेंगे, दे विल बी सीन इन कुकम्बर, पंपकिन्स एंड वाटरमेलन्स, ओके। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन विच आर द सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी कि ऐसी स्टेम मॉडिफिकेशन जिनमें जो स्टेम है वो कंप्लीटली एरियल नहीं है, दे आर गोइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड ऑल्सो। तो ऐसी स्टेम जो होती हैं दे आर वीक स्टेम, और ये स्प्रेड करती हैं बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो पहला मॉडिफिकेशन जो है विच वी कॉल एज द रनर्स। तो रनर्स बेसिकली क्या होते हैं, रनर्स होती हैं स्लेंडर स्टेम जो कि ग्राउंड सरफेस के हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, राइट। तो ग्राउंड सरफेस पे ही आपको ये हॉरिजॉन्टल जाती हुई दिखेंगी, ओके। ऐसा केस आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ द ग्रासेस। तो ग्रासेस के केस में आप देखेंगे अगर ये ऐसे टफ्ट्स ऑफ लीव्स हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से कुछ लेटरल ब्रांचेस और दिखाई दे रही हैं जिन्हें हम कहते हैं द रनर्स। और ये जो रनर्स हैं ये कंटिन्यूसली इसी लाइन में ग्रो कर रही हैं ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल, और उन पे प्रेजेंट होती हैं द बड्स जो कि कंटिन्यूसली ग्रो करेंगी टू फॉर्म द टफ्ट ऑफ लीफ। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी किसी ग्राउंड पर ग्रास लगाई जाती है तो वो रैपिडली स्प्रेड कर जाती है इनटू द ग्राउंड, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता होगा कि जो ये टफ्ट ऑफ लीव्स हैं इनके बेस पे जो नोड्स हैं उससे अराइज करते हैं सेवरल रनर्स। तो एक ही साथ आपको अलग अलग डायरेक्शन में खूब सारे रनर्स दिखाई देंगे, और वो जो रनर्स हैं वो उन पे प्रेजेंट होते हैं नोड्स जिन पे बड्स प्रेजेंट होती हैं। तो सपोज अगर ये बड्स प्रेजेंट है उन नोड्स पे, ओके, कुछ इस तरीके से, जो कि मैं ऐसे रफली दिखा रहा हूं बट इट डजंट अपीयर लाइक दिस, ओके। तो ये बड जब जर्मिनेट करेंगी सो दे विल गिव राइज टू द टफ्ट्स ऑफ लीफ। तो ऐसे आपको पूरी जगह पर ऐसे ग्रास जो है वो फॉर्म होती हुई दिखती जाएगी। तो ग्रास विल डेवलप फ्रॉम दीज बड्स प्रेजेंट ऑन दीज रनर्स, ओके। तो देयर विल बी अ स्प्रेड ऑफ ग्रासेस थ्रू आउट द ग्राउंड, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट द रनर्स। देन वी हैव नेक्स्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टोलन। तो स्टोलन भी क्या होती हैं, दे आर लेटरल ब्रांचेस जो कि अराइज करती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस ऑफ द मेन स्टेम। तो प्लांट के मेन स्टेम या मेन एक्सिस पे जो आपको बेस होती है उस पर आपको कुछ लेटरल ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। बट डिफरेंस क्या है उनमें और रनर्स में, रनर्स के केस में जो ग्रोथ होती थी वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल होती थी, बट यहाँ पर आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगी दैट विल बी ऑब्लिक ग्रोथ। मतलब वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहे हैं ऑन द ग्राउंड सर्फेस, दे विल बी स्लाइटली आर्च्ड, वो ऐसे उठे हुए होंगे, ओके। कुछ ऐसा जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इट इज नॉट कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, ये कुछ आर्च स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ऐसी ग्रोथ होती है ऑब्लिक ग्रोथ जो कि देखने
को मिल रही है इन केस ऑफ द स्टोलन। तो ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज स्लाइटली आर्च्ड एंड रिप्रेजेंट ऑब्लिक ग्रोथ। ओके, और ये आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ स्ट्रॉबेरी, मिंट एंड जैस्मिन। सो डू रिमेंबर द एग्जांपल्स, ये सभी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड सकर्स। तो सकर्स बेसिकली आपको कैसे देखने को मिलेंगे? तो सकर्स के केस में अगेन आपको लेटरल ब्रांच दिखेगी अराइव करती हुई फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम या फिर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब तक ये वो पोर्शन जो लेटरल ब्रांच है वो अंडरग्राउंड रहेगी, यानी कि बिलो द सॉइल सरफेस रहेगी, तब तक उसकी ग्रोथ हॉरिजॉन्टल होगी। और जैसे ही ये स्लेंडर स्टेम बाहर आने की कोशिश करेगी आउट ऑफ द सॉइल, तो ये ऑब्लिक ग्रोथ शो करने लगती है, समथिंग लाइक दिस, जो मैं आपको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सपोज ये है द मेन स्टेम और यहां से रूट सिस्टम अराइज कर रहा है। ओके, और ये बेस है ऑफ द स्टेम। तो यहां से अराइज कर रही हैं आपको दीज लेटरल स्टेम। ओके, एंड जब तक इनकी ग्रोथ हो रही है बिलो द सॉइल सरफेस, तब तक आपको देखने को मिल रही है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। बट एज सुन एज दे आर अबाउट टू कम आउट, तो इनमें आपको देखने को मिलेगी ऑब्लिक ग्रोथ, समथिंग लाइक दिस। ओके, जो कि फर्दर ये ग्रो कर जाएंगे इनटू द न्यू प्लांट। ओके, तो आप देख रहे हैं कैसे अंडरग्राउंड जब तक ये थे तब तक देवर शोइंग हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, और जैसे ही देवर अबाउट टू कम आउट वो शो कर रहे हैं ऑब्लिक ग्रोथ। सो ऐसे वाला जो आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, दे आर सीन इन केस ऑफ सकर्स। और एग्जांपल्स हैं इनके पाइनएप्पल, बनाना एंड क्रिजैंथेमम। ओके, क्रिजैंथेमम जिसे हम कॉमनली बुलाते हैं गुलदाउदी, इजंट इट? सो इन तीनों के केस में आपको सकर्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो डू रिमेंबर देम। देन वी हैव ऑफसेट। तो ऑफसेट में भी आपको लेटरल ब्रांच अराइज करती हुई दिख रही है, बट यहां पर जो इंटरनोड्स होंगे, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स विल बी वेरी शॉर्ट। तो दैट मीन्स दे विल हैव शॉर्टर इंटरनोड्स देन द रनर्स। तो रनर से कंपैरिजन अगर किया जाए तो दे विल हैव शॉर्टर इंटरनोड्स, और जनरली इनके पास एक ही इंटरनोड होता है, इसीलिए इनको हम वन इंटरनोड रनर्स भी बुलाते हैं। ओके, और हर नोड पे आपको कुछ टफ्ट ऑफ लीव्स अराइज करती हुई दिखेंगी, और यूजुअली ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ प्लांट्स जो कि एक्वाटिक होते हैं। तो एक्वाटिक प्लांट्स में आपको पिस्टिया, जिसे कि हम लोग वाटर लेटिस बुलाते हैं, और एकॉर्निया, जिसे हम वाटर हाइसिंथ बुलाते हैं, उनमें देखने को मिलती है। तो देखिए ऑफसेट कुछ ऐसा सा आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको ये लेटरल ब्रांच देखने को मिल रही है, बट इनके बीच में जो इंटरनोड का डिस्टेंस है, देखिए एक नोड ये है जहां से ये टफ्ट ऑफ लीव्स अराइज कर रही हैं, इजंट इट? और ये वाला एक और इंटरनोड है जहां से ये वाली टफ्ट ऑफ लीव्स अराइज कर रही हैं। तो दो नोड्स के बीच का जो इंटरनोड का डिस्टेंस है, दैट इज वेरी शॉर्ट। ओके, तो ये देखने को मिलता है इन केस ऑफ द ऑफसेट्स। और एग्जांपल मैंने आपको बोला है टू लर्न, दैट इज ऑफ पिस्टिया एंड एकॉर्निया। पिस्टिया को वाटर लेट्यूस बुलाते हैं और एकॉर्निया को वाटर हाइसिंथ, ये भी याद रखिएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ, दैट इज द लीफ। तो लीफ बेसिकली क्या होता है? एक लेटरल फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो बेसिकली लेटरल मतलब ऑब्वियसली ये साइड्स पे ऐसे ग्रो करते हैं, है ना, एंड दे आर गोइंग टू बी फ्लैटेंड, और ये फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली परफॉर्म करते हैं सिंस दे हैव क्लोरोफिल। ओके, ये डेवलप कहाँ होती है? मैंने आपको बताया था, दे डेवलप एट द नोड, बिकॉज हमने नोड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। दे वर पॉइंट्स ऑफ द स्टेम जहां से आपको लीफ अराइज करती हुई दिखती है, एंड दे ऑल्सो बेयर अ बड इन इट्स एक्सिल, और उन बड्स को हम क्या बुलाते थे? द एक्सिलरी बड। ओके, जो कि लेटर ऑन डेवलप करती है इनटू अ ब्रांच। तो देखिए अगर सपोज ये एक लीफ है और ये इस ब्रांच से ऐसे अटैच्ड है, ओके, सो इन इस ब्रांच, ओके, या स्टेम और इस लीफ के बीच में ये जो स्पेस एम्प्टी पड़ी है, वी कॉल इट द एक्सिल, और यहां पर जो बड डेवलप होती है वी कॉल इट द एक्सिलरी बड। So do remember this, okay? और ये axillary bud later on would give rise to a branch, okay? Leaves जो हैं वो arise करती हैं from the shoot apical meristem, ये आपको याद रखना है, and they are arranged in an acropetal succession. So acropetal succession क्या होता है भाई? ऐसा succession pattern या फिर ऐसा arrangement pattern जहां पर आपको older leaves देखने को मिलेंगी at the base और younger ones at the apex. तो older leaves कहाँ देखने को मिलेगी? at base, and younger one at apex. ओके, कुछ ऐसा सा आपको देखने को मिलेगा। सपोज ये मेन स्टेम है, तो
जो बिगर लीव्स हैं वो आपको नीचे देखने को मिलेंगी, एंड व्हाइल यू ग्रो अपवर्ड्स तो आपको स्मॉलर लीव्स देखने को मिलेंगी। ओके कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं दी एक्रोपेटल सक्सेशन। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल लीफ। तो भाई एक टिपिकल लीफ के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बेसिकली उसमें हमको देखने को मिलते हैं 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स जो कि आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। चलिए देखते हैं एक करके। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द लीफ बेस, जिसे हम बुलाते हैं द हाइपोपोडियम। सो हाइपोपोडियम बेसिकली अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो देखिए हाइपोपोडियम लीफ का वो पार्ट है जो उसको अटैच करता है टू द नोड ऑफ द स्टेम। तो आपको पता है ना कि लीफ जो है वो हमेशा स्टेम के नोड से अराइज करती है। तो सपोज ये एक स्टेम जा रही है और स्टेम पे ये वो पॉइंट है जिसपे कि एक लीफ अराइज कर रही है। इस पॉइंट को हम बुलाते हैं द नोड, राइट? ठीक है। अब लीफ का वो हिस्सा जो कि इसको कनेक्ट कर रहा है विद द नोड इज कॉल्ड द लीफ बेस और द हाइपोपोडियम। सो दिस पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ बेस और द हाइपोपोडियम। ठीक है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो कि लीफ को अटैच कर रहा है विद द स्टेम नोड। ठीक है, ओके। देन वी हैव द सेकेंड पार्ट विच इज कॉल्ड द पिटियोल। पिटियोल जिसको कि हम मीजोपोडियम भी बुलाते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो लीफ के इस हाइपोपोडियम को इस फ्लैट एक्सपैंडेड पोर्शन के साथ अटैच कर रहा है। ओके, सो ये है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कि क्या कर रहा है, हाइपोपोडियम को इस फ्लैट एक्सपैंडेड पोर्शन के साथ अटैच कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द पिटियोल और द मीजोपोडियम। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, देन वी हैव द थर्ड पार्ट विच इज कॉल्ड द लीफ लैमिना और द लीफ ब्लेड। तो इनको हम लीफ लैमिना, लीफ ब्लेड कुछ भी बुला सकते हैं, और इसको हम बुलाते हैं द एपीपोडियम। सो ये है ये फ्लैट एक्सपैंडेड पोर्शन ऑफ द लीफ, ठीक है, जो कि एंड करता है एट द टेपरिंग साइड कॉल्ड द लीफ टिप और द लीफ एपेक्स। आई होप दिस मेनी पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आइए अब इन सारे पार्ट्स को हम एक एक करके डील करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है हमारा द लीफ बेस, जिसे हम हाइपोपोडियम बुलाते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया है कि ये हेल्प करता है लीफ को अटैचमेंट में टू द नोड ऑफ द स्टेम, राइट? ठीक है, अब अक्सर क्या होगा, आपको लीफ बेस पे कुछ लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे जिन्हें हम बुलाते हैं स्टिप्यूल्स। तो बेसिकली आपको 2 स्टिप्यूल हाइपोपोडियम से अराइज करते हुए दिखते हैं। तो देखिए अगर ये हाइपोपोडियम है तो यहां पर आपको 2 लीफ लाइक अपेंडेजेस ऐसे अराइज करते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम दी हाइपोपोडियम। इन्हें हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल देम द स्टिप्यूल्स, राइट? ठीक है, अब अगर हम बात करें लीफ बेस की इन केस ऑफ द मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट्स के केस में जो लीफ बेस होता है ना, वो अक्सर आपको दिखेगा कि पहली चीज तो वो एक्सपैंड कर जाता है साइज में, एंड वो एक्सपैंड करने के बाद स्टेम को पार्शियली या होली कवर कर लेता है। तो ऐसे टाइप के लीफ बेस को हम कहते हैं द शीदिंग लीफ बेस। तो देखिए यहां पर अगर ये लीफ है ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट, तो देखिए यहां की तरफ इसका जो ये हाइपोपोडियम है या फिर लीफ बेस है, वो देखिए कैसे इस स्टेम को कवर कर दे रहा है। ओके, सो ये जो आपको कवरिंग देखने को मिल रही है ना ओवर द स्टेम, दैट इज द लीफ बेस ऑफ द मोनोकॉट लीफ। ठीक है, और ऐसे वाले लीफ बेस को हम बुलाते हैं शीथ। तो इसको हम शीदिंग लीफ बेस भी बुला सकते हैं। सो रिमेंबर मोनोकॉट्स में ये कंडीशन आपको अक्सर देखने को मिलती है। ओके, ठीक है, अक्सर आपने मेज के केस में देखा होगा, अगर आपने मेज का प्लांट देखा है तो आपने उसकी शीदिंग लीफ बेस देखी होंगी, इजंट इट? ओके, फिर अगर हम बात करते हैं लेग्यूम्स की, जिसमें आके हमारे आते हैं बीन्स, ओके, एंड पल्सेस एंड ऑल। सो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो लीफ बेस है दैट बिकम्स सोलन। तो सपोज अगर ये स्टेम है, ओके, और ये पिटियोल आ रहा है, तो ये पिटियोल अटैचमेंट के टाइम पे देखिए कैसे ऐसे सोलन हो जाता है। ओके, तो ये जो सोलन लीफ बेस है इसको हम बुलाते हैं द पल्विनस, और ये आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द लेग्यूम्स, राइट? तो इन केस ऑफ लेग्यूम्स लीफ बेस में बिकम swollen टू फॉर्म अ पल्विनस। आई होप इतने सारे पॉइंट्स पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर ऑफ लीफ से रिलेटेड आपको क्लियर हुए होंगे। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द लीफ, दैट इज द पिटियोल। तो पिटियोल जैसे हम मीजोपोडियम भी बुलाते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लीफ लैमिना को अटैच करता है टू द
लीफ बेस, राइट। और ऑब्वियसली ये लीफ ब्लेड को लाइट से भी एक्सपोज करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली अगर वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो लीफ कैसे एक्सपैंडेड रहेगी, राइट, और वो कैसे सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर पाएगी। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो उनको होल्ड करके रखता है इन अ लेटरल पोजीशन, क्योंकि आप जानते हैं लीव्स जो है वो लेटरली प्लेस्ड होती हैं ताकि सनलाइट उन पर डायरेक्टली फॉल कर सके। सो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ना ऑफ अ लीफ। तो यहां देखिए ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज ओनली द पिटियोल और द मेसोपोडियम। ओके, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पिटियोल से रिलेटेड ये है कि पिटियोल जो है वो मोस्टली आपको फ्लेक्सिबल देखने को मिलेंगे। तो जब भी किसी लीफ के पास थिन लॉन्ग फ्लेक्सिबल पिटियोल प्रेजेंट होगा तो वो लीफ को विंड्स के दौरान फ्लटर करने में हेल्प करेगा। तो जब भी हवाएं चलेंगी तो आपको पत्तियां अक्सर छटपटाती हुई दिखती है ना। ओके, तो ऐसा जो मूवमेंट होता है लीव्स का, दैट इज ओनली एंड ओनली एनेबल्ड बाय दीज पिटियोल। अगर ये पिटियोल नहीं होंगे देन द लीव्स वुड फॉल ऑफ। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं द थर्ड पार्ट विच इज कॉल्ड द लीफ लैमिना और द लीफ ब्लेड, और इसको हम कॉमनली बुलाते हैं द एपिपोडियम। ठीक है, ओके। तो एपिपोडियम क्या है? ऑब्वियसली ये जो फ्लैट एक्सपैंडेड पोर्शन दिख रहा है ऑफ द लीफ, यही है द लीफ ब्लेड और द लीफ लैमिना और द एपिपोडियम। सो फ्लैट ग्रीन एंड एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा वेन और वेनलेट का नेटवर्क, राइट। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं पिटियोल जब एक लीफ लैमिना में एंटर करती है तो वो पहले तो एक प्रोमिनेंट वेन बनाती है। तो देखिए ये जो मैं यहां पर डार्क कर दे रहा हूं इस रीजन को, ये वाला पोर्शन पिटियोल का जो कि एंटर कर रहा है इनटू द लैमिना, दिस इज वेरी प्रोमिनेंट, और इसको हम बुलाएंगे द मिड रिब, और इसको एक और नाम से हम बुलाते हैं विच इज कॉल्ड द कोस्टा। ठीक है, तो मिड रिब इज द सेंट्रल वेन। अब देखिए इस मिड रिब की ब्रांचिंग होने से आपको कुछ और वेन्स अराइज करती हुई दिखेंगी। तो देखिए ये जो हैं दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द मिड रिब, जिसको हम बुलाते हैं द वेन्स। तो दीज आर वेन्स, और फाइनली ये वेन्स भी फर्दर डिवाइड करेंगी टू फॉर्म मोर ब्रांचिंग्स, जिनको हम बुलाते हैं स्मॉल स्मॉल वेनलेट्स। ओके, तो दीज आर स्मॉल वेन्स, हेंस वी कॉल देम द वेनलेट्स। आई होप दीज मेनी पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक है, तो आपको यहां पर वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क देखने को मिलेगा। यूजुअली मिडिल वेन जो है वो प्रोमिनेंट होगी और उसको हम बुलाते हैं द मिड रिब और द कोस्टा। ओके, और वेन्स का बेसिकली फंक्शन है क्या? तो इनके दो फंक्शंस हैं। पहली चीज ये लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि नेटवर्क पूरी तरह फैल के लीफ को अच्छे से एक सपोर्ट देता है, एक फ्रेमवर्क देता है टू स्टे इंटैक्ट। Then we have the other thing which is the another function, that is they also help in the supply of water and minerals. तो ये water और minerals को भी supply करने में help करता है to the leaf, because ऑब्वियसली यहां पर आपको वैस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलेंगे जो कि स्टेम से आ रहे हैं वाटर को यहां तक लीफ तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे, सो दैट वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा सके फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि अगेन रिलेटेड है टू द लीफ, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। सो वेनेशन एज द वर्ड सजेस्ट, आपको अंदाजा लग ही चुका होगा, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द वेन्स एंड द वेनलेट्स ऑफ द लीफ। ओके, तो यहां पर हम बेसिकली लीफ लैमिना पर जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं वेनेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ लैमिना वुड बी द वेनेशन। अब कितनी टाइप की वेनेशन आपको देखने को मिलती है इन प्लांट्स? बेसिकली टू टाइप्स। कौन कौन सी है वो टाइप्स? नंबर वन इज कॉल्ड द रेटिकुलेट वेनेशन एंड द नंबर सेकंड वन इज द पैरेलल वेनेशन। सो रेटिकुलेट वेनेशन से स्टार्ट करते हैं। रेटिकुलेट वर्ड आपको पता ही है कहां से आता है, फ्रॉम द वर्ड रेटिकुलम, और रेटिकुलम वर्ड का मतलब क्या होता था आप सभी जानते हैं, दैट इज नेटवर्क। दैट मींस यहां पर आपको जो वेनलेट्स हैं ऑन द लीफ लैमिना वो एक नेटवर्क की तरह दिखाई देंगी, राइट। सो यहां पर वेनलेट्स आर गोइंग टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑन द लैमिना। तो देखिए ये सपोज एक लीफ है जहां पर ये जा रही है इसकी मिडरिब। ओके, तो दिस इज द मिडरिब। अब इस मिडरिब से आपको अराइज करती हुई दिख रही हैं ये वेन्स, so these are the veins, और ये veins further जब ब्रांच करेंगे so they are going to form number of venlets, और ये जो venlets हैं ये पूरी लीफ पर आपको पूरी तरह से फैलती हुई नजर आ रही है लाइक अ नेटवर्क। सो इसीलिए इस टाइप के वेनेशन को वी कॉल एज द रेटिकुलेट वेनेशन, राइट। और ये जनरली देखा जाता है इन केस ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स।
सो बेसिकली अगर आपको कहीं किसी फील्ड में भेजा जाए टू आइडेंटिफाई द प्लांट की वो डाइकॉट है कि मोनोकॉट, तो अगर आप उसकी लीफ को एनालाइज करते हैं और आप पाते हैं कि आप में वहां पर आपको ये वाली वेनेशन देखने को मिल रही है, देन यू वुड कंसीडर दैट प्लांट हैज अ डाइकॉट, क्योंकि ये उनका एक चीफ आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर माना जाता है। ओके, देन अगर हम देखते हैं सेकंड टाइप की वेनेशन को, विच इज द पैरेलल वेनेशन। सो एज द नेम सजेस्ट, यहां पर भी आपको वेन्स का अरेंजमेंट कैसा दिखाई देगा, ऑब्वियसली पैरेलल टू वन अनदर। तो दैट मींस यहां पर वेन्स रन करती हैं पैरेलल टू वन अनदर, जैसे कि आपको इस लीफ में देखने को मिल रहा है, राइट। सो मोनोकॉट्स के केस में आपको ये देखने को ज्यादातर मिलता है, राइट। यहाँ देखिए इनकी जो लीफ होती है वो यूजुअली ऐसी लॉन्ग होती है, एंड साथ ही आपको यहाँ पर पैरेलली अरेंज, ऑलमोस्ट पैरेलली अरेंज्ड वेन्स देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये जनरली मोनोकॉट्स का आइडेंटिफाइंग फीचर होता है। ओके, सो इस तरीके से आप दोनों मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, और इसको मैंने डिस्कस भी किया था जब मैंने आपको प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसको करेंगे फिनिश। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्नो हाफ फ्री है पर बेस्ट है।